नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा बने सबसे बड़े चुनावी मुद्दे की। साथ ही बात होगी मुंबई के सरदार गृह की, क्योंकि यहां से बाल गंगाधर तिलक की यादें जुड़ी हुई हैं। और चलते चलते बात करेंगे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अपनी पहली रिपोर्ट की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर सियासी तकरार अपनी जगह है, जनभावनाएं भी पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर उम्मीदें पाले हुए हैं। अब यह तो समय ही बताएगा कि बीजेपी यह वादा निभाने में कितना वक्त लेती है। पेश ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बड़ा मुद्दा, विधानसभा चुनाव फिर उठी मांग। राज्य का दर्जा वापस लेना मतदाताओं की मांग। अगस्त 2019 में पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सियासी टकरार। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में करीब 58% वोटिंग हुई थी, जो एक रिकॉर्ड था। इस बार एक बड़ा बदलाव ये भी था कि किसी भी राजनीतिक दल ने इन चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के रहे हैं। ये 10 साल मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुए हैं। 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता पक्का करने वाले रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2020 से लेकर जून 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में 6 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 3 सालों में औसतन 15% की बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर के पर्यटकों से भरे इलाकों में सब कुछ सामान ही दिखता है, सिवाय सुरक्षा बलों की असाधारण मौजूदगी के। होटल, हाउस बोट और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग पर्यटकों की आमद में खुश लगते हैं, लेकिन पुराने श्रीनगर के इलाके में लोगों से बात करने पर इससे बहुत अलग माहौल नजर आता है। आखिरकार वो घड़ी काफी करीब आ चुकी है जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को निश्चित रूप से इंतजार रहा होगा। सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही पहले की तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलने जा रहा है, और ये बात श्रीनगर जाकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। बता दें कि 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे, उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। जम्मू कश्मीर के नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान भी ये मांग उठी थी। जम्मू कश्मीर के नेता पहले स्टेटहुड फिर चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जोर देकर यही कहा गया कि चुनाव के बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बाद में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि संसद में किया गया वादा पूरा होगा, लेकिन क्रम यही रहेगा, पहले चुनाव फिर स्टेटहुड। हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। इसलिए हम ये मैसेज देने आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। स्टेटहुड वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल,
फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। चुनाव से हम भागेंगे नहीं, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे और हर एक फेज में जरूर लोगों की आवाज बुलंद करेंगे कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे रिस्टोर कर दें और यहाँ पे फुल फ्लैज गवर्नर। दिल्ली की सरकार की हम हालत देख रहे हैं, हर जगह पे इंटरफेरेंस, और आज हम महसूस करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कम से कम उन चीजों से बाहर आए और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जो चिंता का विषय है, जमहूरियत पनप नहीं रही, उस जमहूरियत को बहाल करने के लिए कदम उठाए। दरअसल काफी दिनों तक विधानसभा चुनाव परिसीमन का काम पूरा न हो पाने के कारण नहीं कराया जा सका था। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है और इस तरह जम्मू में 37 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 2024 में 37 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी। तब घाटी में ज्यादा सीटें होने के कारण जो भी वहां जीत जाता था सरकार बना लेता था। इसीलिए परिसीमन की मांग होती रही ताकि जम्मू के लोग भी सरकार बनाने में न्यायिक भूमिका निभा सकें। अब चूंकि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सीटें करीब करीब बराबर हो गई हैं, सत्ता हासिल करने के लिए दोनों ही इलाकों में विधानसभा सीटें जीतनी होंगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वैसे भी देखें तो बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने जम्मू और उधमपुर सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे, घाटी की 3 सीटों पर नहीं। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, ये अगर हम मिसाल कोट करेंगे, जिस तरह एक इंसानी जिस्म को रूह की ज़रूरत है, इसी तरह कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में बहुत सारी यूटीज़ थे, उनको स्टेट बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि इस स्टेट को स्टेट से लेकर यूटी में तब्दील किया गया। बहुत सारी तंजीमों ने इसीलिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात कही है और उन्हें पता है कि यहाँ की आवाम जो है वो स्टेटहुड चाहती है। घाटी की लोकसभा सीटों पर भी लड़ाई काफी दिलचस्प रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। इस समय पूरे देश में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में एक शख्सियत की अगर बात ना हो तो शायद बेमानी होगी। कहने का मतलब यह है कि हमें याद करना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक को दरअसल मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। परंपरा, धर्म, व्यंजन, संगीत और कला का अनूठा संगम भी ये माना जाता है। कभी ना सोने वाले इस शहर की संस्कृति भी अनोखी है। प्राकृतिक रूप से यह शहर ऐतिहासिक तत्वों का खजाना है, जिसने देश को आज के आकार में बाखूबी ढाला हुआ है। यहाँ के 1898 में स्थापित सरदार गृह की बात इसलिए क्योंकि यहाँ से बाल गंगाधर तिलक की यादें जुड़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक मुंबई का सरदार गृह। सरदार गृह 1898 में स्थापित मुंबई सिटी जिला में एक गेस्ट हाउस था। बाद में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का घर बन गया, जो मुंबई की अपनी यात्राओं के दौरान यहाँ ठहरते थे। लोग कर रहे सरकारी संरक्षण की मांग। मुंबई न केवल देश की आर्थिक राजधानी है, बल्कि आर्किटेक्चरल विरासत का एक धनी शहर भी है। अरब सागर के तट पर बसे इस शहर की समृद्धि में इसके पूर्ण बंदरगाह का बहुत योगदान रहा है, जिसके माया नगरी की अर्थव्यवस्था को शुरुआती अवस्था से ही बढ़ने की अनुमति दी। यहाँ तक कि 1680 के दशक के अंत में ये पोर्ट सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे राष्ट्र की कल्पना को प्रभावित करता था,
सरदार गृह के बाहरी हिस्सों पर लिखा गया था, जिसका एकमात्र संकेत ये है कि ये जीर्ण शीर्ण भवन है वह स्थान जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम सांस ली थी। बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस मुख्यालय के सामने क्राफ्ट मार्केट है, जिसके कोने में सरदार गृह नाम की इमारत है। किसी समय शहर आने पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी घर में ठहरते थे। इमारत में तिलक को समर्पित कुछ कमरे हैं। इसके अलावा परिसर में कुछ दुकानें और व्यापारिक संस्थान हैं। सरदार गृह को सरकार ने खरीदना चाहिए, उसे अच्छी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और भारत देश को समर्पित करना चाहिए। वो लोकमान्य तिलक की जिन्होंने ये सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो लड़ाई लड़ी, एक योद्धा थे, एक लायन थे देश का, एक अभिमान था देश का। ऐसे ही वहाँ व्यक्ति वहाँ सरदार गृह में थे, तो वो सरदार गृह को ध्यान में रखने के लिए हमें उसके जिंदा रखना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक स्वराज भूमि स्मारक ट्रस्ट के प्रमुख प्रकाश सिलम ने मांग की है कि सरदार गृह की ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए सरकार को इसे अपने कब्जे में लेना चाहिए और इसे स्मारक में तब्दील करना चाहिए। वो कहते हैं कि सरदार गृह को सरकार को खरीदना चाहिए, उसको अच्छी तरह रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहिए और भारत को समर्पित करना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सचमुच को लड़ाई लड़ी, एक योद्धा थे, एक लायन था देश का, एक अभिमान था देश का। सरदार गृह को जिंदा रखना जरूरी है। सरदार गृह लोकमान्य तिलक का मुंबई का निवास स्थान था और यहाँ उन्हें मिलने के लिए पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग आते थे। बड़े बड़े नेताओं लोग आते, क्या उनको खाने पीने का इंतजाम था, रहने का इंतजाम था। जब लोकमान्य तिलक जी वहां गुजर गए और तब से यहाँ उनका जो होने के बाद चौपाटी पर उनका ये अंतिम क्रिया किया। सिलम ने बताया कि सरदार गृह में अहम बैठकें होती थी। यहाँ तिलक ने आजादी की लड़ाई के दौरान योजनाएं बनाने के लिए कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। लोकमान्य तिलक ने 1 अगस्त 1920 को सरदार गृह में ही अंतिम सांस ली थी। उनका अंतिम संस्कार सिरगांव चौपाटी में किया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की। आम आदमी पार्टी लगातार दोहराती रही है कि सरकार जानबूझकर केजरीवाल को जेल में रखना चाहती थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में उन्हें जमानत तो मिली थी, लेकिन अंतरिम जमानत। उसके बाद सीबीआई ने उन पर फिर केस कर दिया, वह फिर अंदर चले गए। बहरहाल अब उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। आपके खुश होने का ये जहां बड़ा कारण है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जमानत मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। किन शर्तों पर मिली जमानत? अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे। दिल्ली के सीएम राज्य से संबंधित किसी भी सरकारी कागजों पर साइन नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल पाएंगे या गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जरूरत के समय उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए जाएंगे, जिसके मुताबिक उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की टिप्पणी और चर्चा करने पर रोक है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद आखिर सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई। दरअसल ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को
9 समन भेजे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। क्या है मामला? दिल्ली शराब घोटाला में सीएम केजरीवाल को जेल हुई। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के 1.5 महीने बाद अंतरिम जमानत मिली। ये जमानत 10 मई से 2 जून तक चुनाव प्रचार के लिए मिली। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठकराया है और बेल की शर्तें तय की हैं। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना है। माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तों की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उन्हें सरकार चलाने पर मशक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश हैं। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक में जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमित शाह जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना, कि सीबीआई को बायस्ड नहीं होना है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अबव बोर्ड होनी चाहिए, कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी। ऐसा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पड़ा है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, तो आज शाम को जब तक अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे देंगे। एक साधारण बेल मिल जाना एक अलग बात है, मगर उस बेल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 22 महीने पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की। 22 महीने पहले, लगभग 2 साल बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा न्याय बिंदु जी ने बेल दे दी थी और सीबीआई को यह लगा कि अब अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, यह बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कहता रहा था यूपीए के समय में कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल को कब जमानत? 10 मई सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए, 20 जून ट्रायल कोर्ट से बेल, हाई कोर्ट की रोक, 12 जुलाई ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी, 13 सितंबर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल भी फंसे। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। बाद में 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण जेल से रिहाई नहीं हो सकी। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है।
वहीं बीजेपी कह रही है बोया पेड़ बबूल का तो आम काहे से होए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन जमानत की शर्तें केजरीवाल के कामकाज में आड़े आएंगी और सरकार चलाने में मुश्किलें खड़ी करेंगी। दरअसल जमानत की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल ना कोई नीतिगत फैसले ले सकते हैं और ना ही किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। सिर्फ चुनावी प्रचार तक ही सीमित रह सकते हैं। सरकार से जुड़े कोई फैसले की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि बाहर आते ही बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल ताबड़तोड़ फैसले ले सकते हैं, वो परवान चढ़ते नहीं दिख रही हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए प्रति महीने 1000 रुपए की स्कीम अब तक लागू नहीं हो पाई है। ऐसी तमाम योजनाएं दिल्ली चुनाव से पहले धरातल पर लाने में दूर की कौड़ी साबित हो सकती हैं। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। यहाँ विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले केजरीवाल का बाहर आना दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल का सब कहा जा सकता है। विपक्षी में मानते आए हैं कि केजरीवाल की बाहर आने से आम आदमी पार्टी की ताकत कम से कम दिल्ली में तो दोगुनी हो जाती है। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है। और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को
जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। केजरीवाल के बाहर आने से संगठन के लिए जरूर अच्छी खबर है। पार्टी में 6 महीने से चेहरे का संकट देखने को मिल रहा था। सुनीता केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक संगठन से जुड़े फैसले ले रहे थे। इससे पहले आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सांसद संदीप पाठक को आगे किया गया था। पिछले कुछ दिनों से पार्टी को बड़े झटके लगे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। राजकुमार पटेल नगर से विधायक रहे हैं और वे बीजेपी में चले गए। गौतम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वे सीमापुरी से विधायक रहे हैं और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे। इसके अलावा कई पार्षदों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। जस्टिस उज्जवल भैया ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है और जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी, इसीलिए इस केस में अरेस्ट किया गया। इससे पहले केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे और इसे अवैध ठहराया था। कोर्ट के इस निर्णय को केजरीवाल के लिए झटका माना जा रहा है। केजरीवाल अभी भी ट्रायल का हिस्सा रहेंगे और कानूनी दायरे में बने रहेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।